देखिए मैं सभी वीडियो में बताते आ रहा हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया दोस्तों रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप लोगों को नई नई टॉपिक बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जितना पढ़े हैं आप लोगों के लिए उतना इनफ है, क्योंकि इस बार आप लोगों का ऑप्शन दुगुनी कर दी गई है। इसलिए आप लोग अगर कम भी पढ़ेंगे तो आप लोग इस बार आंसर दे सकते हैं 100%। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए। आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को कम से कम 2 से 3 मिनट देखिए, आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको नोट या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपको पूछ रहा है r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर है r पे पावर -2। तो r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है, r पे पावर -2 के समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो आपको पूछ रहा है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ml2t-3 I पे पावर -1। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा ही, इसलिए आपको सभी का फॉर्मूला आना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये होता है, इसी तरह से आपको सब चीज का आना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह सब चीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, P विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो ये जब यानी कि P जब रखा जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये पोटेंशियल रखा जाता है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो उस पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा, यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। यानी कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में इसको रखा जाता है टॉर्क को, तो उस समय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके बराबर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए P क्रॉस E, P वेक्टर क्रॉस E, यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका राइट आंसर होगा थर्ड का। ठीक है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए, लगने वाला बल आघूर्ण होगा किसके बराबर, P क्रॉस E के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। एकांक आवेश को समविमीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य होता है। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस x ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में यानी कि समविमीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य होगा, वर्क होगा जब हम लोग इस सतह पर x मीटर दूरी लेके जाएंगे। तो इसका आपको राइट आंसर 4 का होगा सी, शून्य। कितना होगा, 0। ठीक है, तो जो भी हम लोग इक्विपोटेंशियल में कितना भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आपका कार्य होगा 0, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर इज। तो आपको पूछ रहा है आवेशित खोखले यानी कि चार्ज किया हुआ है खोखले गोला, ठीक है, उसके अंदर विद्युत तीव्रता होती है, क्या होती है। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0। तो जो भी आवेशित यानी कि चार्ज रहेगा, चार्ज सहित होगा, खोखला गोला होगा, उसके अंदर विद्युत तीव्रता 0 होगी, क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक चालक जिसकी धारिता 20 mF है, ठीक है, माइक्रोफराड, mF मतलब माइक्रोफराड, को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी। आपको पूछ रहा है अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी 20 माइक्रोफराड इज चार्ज टू 1000 वोल्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर विल बी। तो आपको यहाँ पर माइक्रोफराड दिया हुआ है, 1000 वोल्ट आवेशित दिया हुआ है। जब आप दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है वर्क, ठीक है, आपको सिंपली पूछ रहा है वर्क, तो वर्क बराबर होता है पोटेंशियल, तो V बराबर IR जब आप निकलेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो जब आप लोग निकालेंगे, वैसे देखिए आप लोगों को न्यूमेरिकल को यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस बार आप लोगों के पास ऑप्शन दुगुनी है, 70 है, 70 में आपको मात्र 35 बनाना, ठीक है। तो मान लेते हैं 10 अगर आपको न्यूमेरिकल दे देता है तो छोड़िए 60 में आपको कम से कम मात्र 35 ही बनाना है, ठीक है। इसलिए आपने न्यूमेरिकल का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फॉर्मूला वगैरह बिल्कुल भी याद मत कीजिए, याद जितना है बस आप जो है ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन बन सकता है उस तरह का क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 पे पावर 4 जूल। जब आप इस फॉर्मूला पे बैठाइएगा तो 10 पे पावर 4 जूल आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सेल का ईएमएफ मापा जाता है। द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज मेजर्ड बाय। तो आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल का यानी कि बैटरी का जब हम लोग ईएमएफ मापते हैं मेजर करते हैं तो वो किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से, विभव मापी से, किससे करते हैं। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर है विभव मापी। क्या है, विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर से हम लोग ईएमएफ मापते हैं सेल का यानी कि बैटरी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। मैंने पहले भी वीडियो में इसको बताया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बार पूछता है। किरचॉफ करंट रूल इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। आपको पूछ रहा है किरचॉफ का जो धारा नियम है वो किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, किस राशि की, आप लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी, आवेश यानी कि चार्ज से संबंधित है। क्या है, राशि के संरक्षण
चार्ज राशि के संरक्षण से संबंधित है। आवेश आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ मेजर ऑफ, तो आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापा जाता है? विभवांतर को, आवेश को, ऊर्जा को, धारा को, पोटेंशियल डिफरेंस को, चार्ज को, या फिर एनर्जी करंट को, किसको मापा जाता है? तो दोस्तों 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा को। किसको? एनर्जी को। तो एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापा जाता है। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, जूल में भी और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा। यहां पर आघूर्ण मतलब टाउ, ठीक है, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, इसको एम से, स्थित को एम से डिनोट करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा। थोड़ा इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं। द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पूछा है जब हम लोग टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से, यानी कि आघूर्ण। ठीक है, तो आघूर्ण का मान जब हम लोग, वहीं पे आपको फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है सेम टू सेम, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग इसको रखते हैं तो उस समय अनुभूत बल यानी कि आघूर्ण टाउ का मान कितना होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, यहां पर ये ऑप्शन है। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी आपका राइट आंसर होगा 10 का। यानी कि टॉर्क को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एम क्रॉस बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज जी, शंट यूज्ड टू एलो 1% ऑफ मैन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज। तो आपको पूछा है एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ क्या है? जी, और मुख्य धारा का 1% गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, मुख्य धारा का 1% गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए। तो शंट जो है वो एक प्रकार का वो भी रेजिस्टर होता है। ठीक है, छोटा शंट। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए, G/99। G/99, G/99 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, आप लोगों को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल, इफ द रेडियस ऑफ द कॉइल इज डबल देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर विल बी। तो आपको पूछ रहा है किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, वृत्ताकार कुंडली में धारा यानी कि चार्ज प्रवाहित होती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर देंगे, यदि उसका रेडियस दुगुनी कर देंगे तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। तो उसके बीच में सेंटर में चुंबकीय क्षेत्र की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का तीव्रता का मान होगा, दुगुना होगा, तिगुना होगा, क्या होगा, कितना बढ़ेगा? जब हम लोग त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो कितना मान बढ़ेगा, यही आपको सिंपली पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा आधा, यानी कि हाफ। ठीक है, तो जब हम लोग त्रिज्या को दुगुनी करेंगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आधा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो आप लोग कमेंट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायनामो के जो कार्य है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। द वर्किंग ऑफ अ डायनामो इज बेस्ड ऑन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। तो इसका इकाई क्या है? आपको पूछा सिंपली स्वप्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस का इकाई क्या है? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर है हेनरी। क्या है? हेनरी। तो इंडक्टेंस का क्या होता है? हेनरी होता है, उसको हम लोग हेनरी से डिनोट करते हैं, स्वप्रेरकत्व को हेनरी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब इफ N1 and N2 आर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफर, देन आपको पूछ रहा है किसी ऊंचाई ट्रांसफर में, ठीक है, कोई ट्रांसफर है उसमें प्राइमरी में यानी कि पहला में और सेकेंडरी में, तो पहला में क्या है? N1 और सेकेंडरी में N2, तार जो है लपेटा हुआ है, एक में N1 एक में N2। अब आपको पूछ रहा है यहाँ पर N1 बड़ा होगा या फिर N2 बड़ा होगा, यही आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, N2 जो है हमेशा N1 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मान लेते हैं गोलाई है, इसको हमको यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, मान लेते हैं लंबा है, इसको हमको गोल करना है, तो पहले N1 को लपेटेंगे, उसके बाद ऊपर से N2 को, तो N2 हमेशा यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है, मान लेते हैं N2 को रेडियस आप मान लीजिएगा, अगर तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो रेडियस हमेशा N2 का बड़ा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। यह भी क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछ लेता है बिहार बोर्ड में, खास करके पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज। तो आपको LR परिपथ का शक्ति गुणांक पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B के मान का अनुपात होता है। द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट।
पॉइंट ऑफ अ स्मॉल मैग्नेट एट इट्स एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आपको यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है, मैं ऊपर लेके जाता हूँ, आपको यहाँ पर पूछ रहा है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B का मान का अनुपात होगा, आपको पूछ रहा है। तो 17 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2:1। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका राइट आंसर क्या है 2:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज। तो आपको पूछ रहा है पृथ्वी के चुंबकीय जो ध्रुव है उसका कोण कितना होता है पृथ्वी से, सिंपली यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 18 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एंगल ऑफ डीप कितना होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। आपको पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किधर होती है, किधर वो चलती है, ठीक है, किसके समांतर वो चलती है, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर जो आपका है ऑप्शन डी E क्रॉस B के समांतर। E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो E क्रॉस B के समांतर होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। आपको पूछ रहा है एन एयर बबल इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू। तो किसके कारण, ठीक है, किसके कारण, यानी कि अपवर्तन परावर्तन, किसके कारण जो है बुलबुला पानी जो है अंदर में चमकता नजर आता है, ये आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी आपका, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है उसी के कारण आपको हवा का जो बुलबुला होता है, यानी कि पानी के अंदर कभी कभी आपको चमकता हुआ कुछ नजर आता है, वो अंदर में हवा होता है, तो वो इसी के कारण चमकता हुआ नजर आता है। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, दो लेंस जिनकी क्षमता दिया हुआ कितना -15D और +15D को समाक्षीय सटाकर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी। जब हम लोग इन दोनों लेंस को, जिसका आपको दिया हुआ क्षमता दिया हुआ है -15D और +15D, जब हम इसको समाक्षीय सटाकर, ठीक है, समाक्षीय यानी कि एक दूसरे से सटाकर, समतल सटाकर संयोजन की फोकस दूरी, तब जब उसको सटा देंगे तो उसका फोकस दूरी कितना होगा, यही आपको पूछ रहा है। द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कोएक्सियल कांटेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर -15D एंड +15D। यहाँ पर 15 है, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है -10 cm, ठीक है, ऑप्शन है -10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो +15D और -15D रहेगा तो आपका 10 cm 10 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, खगोलीय दूरदर्शक में आंतरिक प्रतिबिंब होता है। आपको पूछ रहा है द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, यानी कि खगोलीय दूरदर्शक में आंतरिक जो प्रतिबिंब होता है उसका नेचर किस तरह होता है, उसका प्रकृति किस तरह होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, फिर काल्पनिक और उल्टा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काल्पनिक और उल्टा होता है। यानी कि खगोलीय दूरदर्शक में आंतरिक प्रतिबिंब काल्पनिक भी होता है, यानी कि आभासी भी होता है और उल्टा भी होता है, वर्चुअल भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। सिंपली आपको पूछ रहा है बेलनाकार जो लेंस होता है उसको यूज किया जाता है आंख का कौन सा दोष को दूर करने के लिए, यानी कि उस दोष का नाम क्या है, यह आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्टिग्मेटिज्म। ऑस्टिग्मेटिज्म आपका राइट आंसर होगा। तो सिलिंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ऑस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, कि किस रूप में समानुपाती होता है। आपको पूछ रहा है प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश परिमाण का तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा के किस रूप में समानुपाती होता है, किस रूप में। ये क्वेश्चन काफी इजी है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1/λ/4। 1 यानी कि 1/λ/4 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, in relief scattering of light the intensity of scattered light is proportional to the wavelength lambda in the form of तो इसका राइट आंसर होगा डी 1/λ/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है। तो क्या कारण है, यानी कि द कलर ऑफ अ थीन फिल्म इज ड्यू टू। तो क्या कारण है एक पतले फिल्म के रंगीन दिखाने का कारण क्या है, व्यक्तिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण क्या है। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन है व्यक्तिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस। क्या है, इंटरफेरेंस। तो पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर लॉ इज। तो आपको पूछना ब्रूस्टर का नियम यानी कि कौन सा लॉ है, कौन सा फॉर्मूला है। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, म्यू इक्वल टू 10IP। म्यू, इसको क्या कहते हैं, म्यू इज इक्वल टू 10IP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, लेम्डा, जिसको हम लोग तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ कहते हैं, वाले फोटोन की ऊर्जा है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज, ठीक है। तो लेम्डा तरंगदैर्घ्य वाले
फोटोन की ऊर्जा है? द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एससी बाई लेमडा। एससी बाई लेमडा जो है आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? विच ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन। तो आपको पूछ रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। ठीक है, विजिबल रीजन में कौन सी श्रेणी में? बामर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, लाइमन श्रेणी, पाश्चर श्रेणी, कौन सा श्रेणी है? तो दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी जो है वो विजिबल रीजन में पड़ती है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका सभी सब्जेक्ट का लेके आऊंगा अभी चैनल पे, और जैसे ही आपका एग्जाम होगा आंसर की भी इसी चैनल पे आपका लेके आऊंगा। ठीक है, और इस चैनल पे फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव कराई जाती है, और अब इंग्लिश की भी अपलोड होगी, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसी प्रकार जैसे इसमें कराया है उसी तरह इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उसमें भी कराए हैं, तो आप लोग जरूर जाके चैनल पे देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चार्जलेस पार्टिकल। तो आपको पूछ रहा है निम्न में से कौन आवेश रहित यानी कि चार्जलेस, जिसके पास चार्ज नहीं है, वो कौन सा कण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फोटोन। फोटोन के पास जो है किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, वहीं पे अल्फा कण के पास और बीटा कण के पास और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। तो कौन सा आवेश रहित है? फोटोन। फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण को आधी हो जाती है उसे कहते हैं द टाइम ड्यूरिंग विच द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इट्स कॉल्ड। तो क्या कहते हैं उसको जब रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक यानी कि शुरुआत में जो था उससे आधी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? औसत आयु कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं, अपक्ष नियतांक कहते हैं, या फिर आवर्तकाल कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों 30 का जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी आवर्तकाल, यानी कि उसको कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहलाता है वो? क्या कॉल्ड? टाइम पीरियड उसको कहते हैं, आवर्तकाल जो आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा वाहक होते हैं। द मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। तो आपको पूछ रहा है एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा वाहक होती है, तो एन टाइप के अर्धचालक में कौन सा धारा वाहक होते हैं? अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, छिद्र। द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। क्या होगा? तो दोस्तों 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद आपका प्रोटॉन आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है अर्धचालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन टाइप के अर्धचालक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूर्ण तरंगित डिस्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या है? आपको पूछ रहा है इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज। तो क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 32 का आपका ऑप्शन सी 100 हर्ज। क्या है? 100 हर्ज आपका राइट आंसर होगा। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। AND गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग इस बार शायद पूछ भी सकता है। तो 33 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैं आपको सभी का एक बार यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए ए और प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू वाई किसका होता है? ये होता है और गेट का। वहीं पे अगर इसका ऊपर लग जाए तो ये हो गया नॉर गेट। ठीक है, यहीं पे अगर ऊपर लग जाए तो हो गया नॉर गेट, और यहीं पे अगर ये हट जाए अगर तो ये हो गया और गेट। अब नंद गेट का क्या है? ए डॉट बी अगर लग जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा आपका एंड गेट। ठीक है, ये हो जाएगा एंड गेट। लेकिन वहीं पे अगर ऊपर में लग जाए तो वो हो जाएगा आपका नंद गेट, जो कि यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर आपका जो भी है आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34। दार्शनिक संख्या 15 का द्विधारी मान होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग बार पूछता है ये क्वेश्चन। रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ 2020 में भी पूछा है। रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 15 इंटू बाइनरी विल बी। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1112। अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के जरूर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब का वहीं पे आपको आंसर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? मैं पिछले वीडियो में भी कराया था इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन। तो आपको पूछ रहा है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 MHz से 300 MHz तक। मैंने जैसे कि आपको बताया था M होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए 30 MHz से लेकर के 300 MHz तक होना चाहिए आपका आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है टीवी प्रसारण के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो करा चुका हूँ। फिजिक्स का ऑलरेडी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, आप जरूर जाके देखिए। केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी वीडियो जाके देखिए। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आपका 60 से 70% कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों का तैयारी है तो आप लोग जरूर देखिए, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और फोड़ते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।